हेलो ऑल डियर एस्पायरेंट्स एंड वार्मली वेलकम है आपका आईएफएस की लाइफ साइंस वाले शानदार प्लेटफॉर्म के ऊपर। और दोस्तों, हम बातें कर रहे हैं टॉपर टॉक में सीएसआर नेट जून 2025 के क्वालिफाइड और रैंकर बच्चों के साथ, जिन्होंने मेहनत से, डेडिकेशन से, हार्डवर्क से इस रैंक को, इस मुकाम तक पहुँचे। तो ये तो बात बहुत क्लियर है कि उनकी जर्नी जो है वो असाधारण रही होगी, उन्होंने हार्डवर्क किया होगा। तो हम उनकी जर्नी के थ्रू जा रहे हैं, उन जर्नी को समझ रहे हैं, और इससे मुझे मेरे नए आने वाले एस्पिरेंट जो है इनको बहुत कुछ सीखने को, समझने को मिलेगा दोस्तों। और आपको बहुत कुछ नई चीज़ें भी देखने को मिलेगी। तो आपको क्या करना है, इस सेशंस को एंड तक ज़रूर देखना है। तो जानते हैं, आज हमारे साथ राजस्थान जोधपुर से ऐसे ही एक कैंडिडेट जुड़े हैं जिन्होंने इस एग्ज़ाम्स को बहुत लाजवाब रैंक के साथ क्वालिफाई किया है। तो जानते हैं उनकी जर्नी को। तो हेलो। हेलो सर, मेरा नाम सिद्धि है। मैंने अपना बैचलर्स जो है वो लाचू मेमोरियल कॉलेज जोधपुर से किया है। और मैंने डबल मास्टर्स किया है। मास्टर्स मैंने एमएससी इन बॉटनी किया है फर्गसन कॉलेज पुणे से। सेकंड मास्टर्स मैंने मास्टर्स इन मेडिकल बायोकेमिस्ट्री किया है सवाई मानसिंह कॉलेज जयपुर से। ओके, तो आपने पहला आपका मास्टर्स फर्ग्यूसन कॉलेज से किया है, कौन से सब्जेक्ट्स में? एमएससी बॉटनी। एमएससी इन दी बॉटनी। यस। और साल क्या था आपका वो? आई थिंक 2017। ओके। और फिर नहीं, उसके 2019 में मैंने ज्वाइन किया ओके था। ओके, और फिर उसके बाद आपने डबल मास्टर जो किया वो सवाई मानसिंह से किया आपके। जी जी। तो मेरा आपसे ये कहना है कि वाई सी एस आर नेट, आपने सी एस आर नेट को क्यों चुना? मतलब क्या है आपने इस तरीके से? सर, मैंने सी एस आई आर नेट की प्रिपरेशन के बारे में जब मैं अपने बैचलर्स कर रही थी जोधपुर से, लाचू मेमोरियल कॉलेज से, तभी सुन लिया था। बिकॉज जो केसी सर है वो वहाँ काफी ज्यादा फेमस है, क्योंकि केसी सर वहाँ पे फैकल्टी रह चुके हैं बॉटनी डिपार्टमेंट में, जिस कॉलेज से मैंने बीएससी किया है, लाचू मेमोरियल कॉलेज से। तो वहाँ पे मुझे काफी सारे फैकल्टीज और काफी सारे मेरे सीनियर्स के थ्रू इस एग्जाम के बारे में पता चला था कि केसी सर इस एग्जाम की प्रिपरेशन करवाते हैं। और जब आपका बैचलर्स कंप्लीट हो जाए, आप मास्टर्स की प्रिपरेशन शुरू करो, तो आप उनके उनसे पढ़िएगा। तो ये मुझे उस टाइम पता था जब मैं अपने बैचलर्स के दौरान कि मुझे ये पढ़ना है, करना है। तो जैसे ही मेरी मास्टर्स कंप्लीट हुई, जब मैंने अपना फर्स्ट मास्टर्स कंप्लीट किया था फर्ग्यूसन से, तभी मैंने इसकी प्रिपरेशन एक बार स्टार्ट कर दी थी। पर मैं उसे कंटिन्यू नहीं कर पाई थी, बिकॉज फिर मेरा सेकंड मास्टर्स के लिए एडमिशन हो गया था। तो वो मेरी तैयारी उस टाइम अधूरी रह गई थी, और मैंने मेडिकल बायोकेमिस्ट्री में एंट्री ले ली थी। तो फिर मेरे 3 साल वहां लग गए। तो यहाँ जब मैंने अपने जैसे ही इस साल जनवरी में अपना एग्जाम कंप्लीट हुआ, मेरा यहाँ पे मास्टर्स कंप्लीट हुआ, तो वैसे ही मैं अपनी तैयारी में लग गई कि मुझे अब ये एग्जाम के लिए मैं फ्री हूँ, मुझे इसके अच्छे से पढ़ाई करनी है, इस बार मुझे एग्जाम क्रैक करना है। और मुझे पता था कि मुझे आईएफएससी ज्वाइन करना है, बिकॉज मुझे केसी सर से ही पढ़ना था। तो मुझे अच्छे से याद है कि मैंने 1 मई को सब्सक्रिप्शन लिया था आईएफएस का। और मैं उस दिन से जब तक एग्जाम की डेट थी 27 जुलाई, मैंने हर दिन कंसिस्टेंटली अपने 6 to 7 आवर्स इस चीज को दिए, क्योंकि मुझे था कि मैं अगर इसी बार क्वालिफाई कर लूंगी तो मेरे लिए अच्छा रहेगा। ओके, चलिए, बहुत बढ़िया और लाजवाब। अब मेरा आपसे और आगे का ये कहना है कि भाई डबल मास्टर्स, आपने डबल मास्टर्स क्यों किया? क्योंकि फर्ग्यूसन बहुत अच्छा कॉलेज है जहाँ से आपने एमएससी बॉटनी करी है, और फिर आपने फिर से एक बार क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री में मास्टर्स किया। मतलब ये लॉजिक में। क्योंकि सर मैंने जब फर्ग्यूसन ज्वाइन किया था एज एमएससी बॉटनी में, जब ज्वाइन किया था तब उसके आपको पता होगा 2019 में मैंने ज्वाइन किया, और 2020 में कोविड आ गया। हाँ हाँ। तो मैं कुछ महीने ही एफसी रह पाई थी, वहां पढ़ पाई थी। उसके बाद में मेरा सारा रिमेनिंग सेशन जो था वो कंप्लीट हुआ ऑफलाइन, मतलब मैं सॉरी ऑनलाइन स्टडीज के थ्रू। तो मेरी कोई इस तरीके से मुझे लग रहा है कि मैं उतना इंटरेस्ट अपना डेवलप नहीं कर पाई। मेरी नॉलेज बेस भी मुझे लगा कि कहीं ना कहीं उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा कि मैं जितना सीखना चाहती थी कॉलेज में रह के, उतना उस टाइम सीख नहीं पाई थी। तो मुझे वहां लूप होल दिखा, तो मैं एक्सप्लोर कर रही थी दूसरे ऑप्शंस उस टाइम कि मैं और क्या कर सकती हूँ। और क्योंकि मेरे फादर मेडिकल बैकग्राउंड से है एज ए डॉक्टर, तो उन्हें
इस एग्जाम के बारे में पता था, जो मेडिकल बायोकेमिस्ट्री का, तो उन्होंने मुझे इसके बारे में बताया। तो फिर मुझे लगा कि मुझे ये एग्जाम देना चाहिए और देखना चाहिए कि मैं यहाँ क्वालिफाई कर पाती हूँ। मैंने वो एग्जाम दिया, हो गया, तो फिर मैंने बायोकेमिस्ट्री उठा लिया। ओके, बहुत शानदार, लाजवाब। अब आपने मास्टर्स कंप्लीट किया जनवरी में, आपने 1 मई से पढ़ना शुरू किया, तो मैं जून और जुलाई के 28 को पेपर था, मतलब लगभग 60 70 80 और 88 डेज में आपने इस एग्ज़ाम्स को इतने बेहतर रैंक के साथ क्वालिफाई किया है। तो कैसे करिए आपने 88 डेज की प्रिपरेशन, ये 88 डेज की जर्नी कैसे रही, थोड़ी बताओगे आप? सर, क्योंकि मेरा मास्टर्स में सब्जेक्ट जो मैं पढ़ रही थी वो बॉटनी बायोकेमिस्ट्री था, तो मेरा बायोकेमिस्ट्री तो स्ट्रॉन्ग था और बायोकेमिस्ट्री से एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी था। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री मेरे ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग थे, तो इन दोनों यूनिट्स को मैंने सबसे पहले उठाया, जिसमें मैं बहुत श्योर थी। तो ये 2 यूनिट्स मैंने विद इन अ वीक ही कंप्लीट कर ली थी, मॉर्निंग एंड नाइट के शिफ्ट में। वो एक तरीके से मेरा रिवीजन ही था उन यूनिट्स का, तो वो यूनिट्स तो मैंने 1 वीक में कवर कर लिए थे। उसके बाद में मैं अपनी चॉइस ऑफ यूनिट जो मुझे पसंद थी, जैसे सेल बायोलॉजी से मैंने शुरू किया, मैंने सेल बायोलॉजी खत्म की और उसके बाद में मैंने सेल कम्युनिकेशन, सिग्नलिंग और इम्यूनोलॉजी कंप्लीट किया। तो ये 4 यूनिट जो थी ये मैंने 1 मंथ में कंप्लीट की थी, और मुझे पता था कि ये 4 यूनिट बेस है इस एग्जाम का। ये 4 यूनिट्स जो है एक्चुअली पूरा बेस बनाती है इन सारी। तो ये 4 यूनिट जब मैंने कर लिया और इनको लेके मैं श्योर हो गई, तो इन्हीं से एसोसिएटेड जो यूनिट्स है, जैसे टूल्स एंड टेक्निक्स जो है वो एक्सटेंशन ही है, तो फिर मैंने वो यूनिट की। फिर मैंने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से थोड़े कनेक्टेड जेनेटिक्स है, फिर मैंने वो यूनिट की। तो इस तरीके से फिर मैंने वो यूनिट्स उठाई जो इनसे थोड़ी कनेक्टेड थी। जब मैं ये 6 यूनिट्स कर चुकी थी, इनको रिवाइज कर चुकी थी, तब फिर मैंने सोचा कि इकोलॉजी एक छोटी यूनिट है, उसे कंप्लीट कर लेती, बिकॉज एग्जाम आने वाला था। तो मैंने फिर इकोलॉजी उठाया। मैं इतना ही कर पाई थी, मुझे याद है, क्योंकि 2 महीने में मैं ये 7 यूनिट्स कंप्लीट कर चुकी थी और मैंने इन्हीं का रिवीजन किया था सिर्फ। जो बचे हुए दिन थे उसमें मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ पीवाईक्यू सॉल्व करती थी। जब जब मैं पीवाईक्यू सॉल्व करती थी, जिस क्वेश्चन पे मैं अटकती थी, मैं अपना 1 मिनट देती थी सोचने में कि इसका आंसर क्या होगा, मैंने पढ़ा है, मैं रिकॉल करने की कोशिश करती थी। और जब मुझे नहीं आता तो मैं उसी वक्त अपने नोट्स खोल के उसको रिवाइज कर लेती थी उसी टॉपिक को, और इस तरीके से मैंने पीवाईक्यू सॉल्व किए थे। तो मैं रिवीजन भी साथ साथ करती थी और पीवाईक्यू भी साथ साथ करती थी। ओके, बहुत अच्छे क्वेश्चन। अब मुझे ये बताइए कि द इंटायर प्रिपरेशन बायोकेमिस्ट्री को छोड़ के, वो तो आपका मास्टर्स का सब्जेक्ट था, आपको जी सबसे पसंदीदा और इजी यूनिट कौन सी लगी? सर, मुझे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लगता है कि सबसे ज्यादा स्कोरिंग और इजी यूनिट है। मीन्स अगर आप एक बार उस यूनिट को अच्छे से पढ़ ले तो वो आपको याद रह जाती है। तो मेरे हिसाब से मुझे सबसे इजी यूनिट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लगी। ओके, तो आपको सबसे ज़्यादा इजी यूनिट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, और आपको सबसे हार्ड और कॉम्प्लेक्स यूनिट कौन सी लगी? सर, इकोलॉजी। इकोलॉजी मुझे पता नहीं, मैंने यही सोच के उठाया था, क्योंकि जितनी भी मैंने यूनिट्स पढ़ी उसमें से सबसे छोटी यूनिट अगर कोई थी तो वो इकोलॉजी थी। पर मुझे नहीं पता कि मैंने इकोलॉजी को शायद बाकी सारी यूनिट्स में से सबसे ज्यादा रिवाइज किया होगा। पर मैं हमेशा उसके क्वेश्चंस करती थी तब अटकती थी, और मुझे हमेशा उस यूनिट में कहीं ना कहीं डिफिकल्टी फेस करनी पड़ी ही है। अच्छी बात ये थी कि ठीक है, मैंने उस यूनिट को थोड़ा लेट उठाया था, तो मैं ज्यादा डिसअपॉइंट नहीं हुई। अगर वही यूनिट मैंने शायद पहले उठा लिया होता तो मुझे बहुत मुश्किल होती। मुझे ये बताइए कि ऐसी क्या 3 चीज़ें आपको लगती है, या ऐसे 3 या 5 चीज़ें आपको लगती है कि अगर कोई भी एस्पिरेंट इसको यूज़ करता है, इसको फॉलो करता है, तो पक्का इस एग्ज़ाम्स में क्वालिफाई हो सकता है? सर, क्योंकि मैंने इस एग्जाम की तैयारी 1 2 बार पहले भी कर रखी है, तो मुझे अपनी इस बार की तैयारी से यही लगता है कि कंसिस्टेंसी इज द की। क्योंकि पहले भी मैंने तैयारी की पर मैं कंसिस्टेंट नहीं रहती थी, थोड़े दिन पढ़ती थी छोड़ देती थी, इस वजह से शायद मेरा पहले नहीं हुआ। पर आई थिंक अब इस बार जैसे मैंने कंसिस्टेंटली सिर्फ 3 महीने ही पढ़ाई की तो भी मेरा निकल गया। तो आई थिंक कंसिस्टेंसी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप हर रोज पढ़ रहे हो और हर रोज रिवाइज करो तो आपके माइंड में काफी फ्रेश रहता है। तो ये चीज मुझे लगता है कि कंसिस्टेंसी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सेकंड, मुझे लगता है मल्टीपल टाइम्स रिवीजन। जितनी बार आप रिवाइज करोगे उतना ही अच्छा है, क्योंकि मैंने टोटल 13 यूनिट्स होती है वो नहीं पढ़ी थी।
मैंने सिर्फ 7 to 8 यूनिट्स ही कवर की थी, 8 भी कंप्लीट नहीं की थी, आई वुड से 7 यूनिट्स ही बहुत अच्छे से पढ़ी थी। पर मैंने उन्हीं यूनिट्स को बार बार रिवाइज किया, उन्हीं की बार बार क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए, तो मुझे लगता है मैंने उसको स्ट्रॉन्ग किया पहले, जो मैं अच्छे से कर सकती थी। तो आई थिंक रिविजन मुझे लगता है इम्पोर्टेंट पार्ट है। थर्ड मैं कहूंगी कि पीवाई क्यू सॉल्व करने से मुझे लगता है मुझे दो फायदे हुए। एक तो मेरा रिवीजन हो गया, दूसरी चीज मुझे ये लगती है पीवाई क्यू जब मैं सॉल्व करती थी कि मुझे ये आइडिया हो जाता है कि मैं कौन से टॉपिक को रिवाइज करूं, क्योंकि सारे टॉपिक्स आपको रिवाइज करने की जरूरत नहीं होती जब एग्जाम इतना पास आता है। आप अगर क्वेश्चंस देख लो कि इसी टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो मैं सिर्फ वही टॉपिक रिवाइज करके रख देती थी, बाकी को इतना ज्यादा गो थ्रू नहीं करती थी। तो पीवाई क्यू सॉल्व करना मुझे लगता है आपको टाइम मैनेजमेंट सिखा देता है, आपको ये पता चल जाता है कि पेपर में किस टाइप की क्वेश्चंस किस टॉपिक से ज्यादा आ रहे हैं, और साथ ही साथ आपका रिवीजन हो जाता है। तो आई थिंक पीवाई क्यू भी सॉल्व करना चाहिए। ठीक। Thank you so much for sharing your experience and your journey with us. Thank you, and thank you once again to you. थैंक यू।